any other company you take, big conglomerates in India, these businesses are publicly listed. ये सब public limited companies है, लेकिन these are all called as family owned businesses. These are all called as family owned businesses. Family owned business का मतलब इन सब कंपनीज में मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग वो फैमिली ही ओन करती है. जैसे रिलायंस में 25 से 30% शेयर होल्डिंग इज विद द मुकेश अंबानी एंड फैमिली. सिर्फ मुकेश के पास नहीं है, उसकी मॉम, वाइफ, डॉटर, सन, रिलेटिव्स, इनके पास मिला के 25 to 30% होल्डिंग है. बिरलास के केस में सेम, मंगलम बिरला, आदित्य बिरला एंड फैमिली, इनके पास है मेजॉरिटी. और बजाज के केस में सेम, महिंद्रा के केस में सेम, कोटक के केस में सेम. सो इन सब के केसेस में मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग इज लाइंग विद द फैमिली ओनली. 25-30%. 51% होना जरूरी नहीं है. वो टीवी सीरियल पिक्चर में बताते हैं 51%, 1% ज्यादा हो गया तो मैं बन गया, मेरा चलेगा कंपनी में. ऐसा 51% इज द नॉर्म, थियोरिटिकल पार्ट. प्रैक्टिकली आपके पास 25 से 30% होल्डिंग हो अगर किसी कंपनी की, तो भी आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाते हो. क्योंकि और मार्केट में किसी के पास ताकत ही नहीं है कि मार्केट में इतना बड़ा होल्डिंग इकट्ठा करे खरीद के शेयर्स का. वो शेयर्स इतने वैल्यू के हो जाते हैं कि किसी और के पास दम ही नहीं है कि मार्केट में जाके 30-35% होल्डिंग जमा कर ले खरीद के. कर सकता है तो वो बन जाएगा मेजॉरिटी, बट होता नहीं है. तो 25 to 30% बिकम्स द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग. अब on the other hand, opposite to this, there are some businesses which are called professionally managed business. Professionally managed का मतलब क्या? वहां पे फैमिली कंट्रोल नहीं होता. कंपनीज में यू नो राइट, 1 शेयर 1 वोट चलता है. एनपीओ में इट इज 1 पर्सन 1 वोट. पढ़ा होगा ना, 1 शेयर 1 वोट. तो जिसके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है, डिसीजन मेकिंग उसका ही चलता है. हेलो. तो रिलायंस वगैरह, बिरलाज, टाटा, विप्रो, इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग दैट फैमिली ओन किया. टाटा के पास, टाटा की तो ट्रस्ट में है, टाटा ट्रस्ट में है, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी. बट बिरलाज, अंबानीज एंड ऑल, इनकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग फैमिली में. तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड. ये फैमिली जो बोलेगी अल्टीमेटली उसका ही चलने वाला है. ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो है. Whereas there are some companies which are professionally managed companies. What are professionally managed companies? वो फैमिली ओन नहीं है, घर वाले नहीं चला रहे उनको. उधर घर वालों का डिसीजन मान्य नहीं किया जाएगा. एक्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग में जो है रेज ऑफ हैंड, वोटिंग बैलॉट, उससे जो डिसीजन लिया जाएगा, मेजॉरिटी 51% शेयर होल्डर, वो आपका डिसीजन गिना जाएगा. L&T is an example. You have heard about Larsen and Toubro, इंफ्रा की बड़ी से इंडिया की बड़ी प्राइवेट कंपनी, पब्लिकली लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, L&T. और एक इंफोसिस टेक्नोलॉजीज, आपने सुना होगा इंफोसिस टेक्नोलॉजीज. इंफोसिस इज अ आईटी जायंट. वो आईटी कंपनी है बट इट इज प्रोफेशनली मैनेज्ड. मींस व्हाट? उधर मुकेश अंबानी डिसीजन नहीं लेता, उसकी मम्मी डिसीजन नहीं लेती है. जो करना है मेजॉरिटी काम हम लोग करेंगे, हमारा मेजॉरिटी शेयर, ऐसा नहीं होता. तो नारायण मूर्ति दो वाज द सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ इंफोसिस फॉर मेनी इयर्स. आप अगर नेट पे जाके चेक करोगे ना, तो नारायण मूर्ति एंड फैमिली, सुधा मूर्ति एंड ऑल, पाई एंड ऑल, दे होल्ड अराउंड 1.5% of Infosys. Just 1.5% shareholding of Infosys lies with these people. It's not a family controlled business, it's a professionally managed business. तो प्रोफेशनली में ये क्या होता है, ये लोग प्रमोटर थे. 93-94 में इन्होंने इन्फोसिस बनाए. इन्होंने पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी. मतलब पूरे के पूरे शेयर्स पब्लिक में से रेस किए, या इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स इनके शेयर होल्डर हैं. 98%, 96% इनकी शेयर होल्डिंग बाहर है. तो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं. मैनेजमेंट को डेमोक्रेटिक, मतलब ऑब्वियसली शेयर्स के बेसिस पे चूज किया जाता है. मैनेजमेंट विल एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, और काम नहीं किया तो निकाल देंगे, वापस नए मैनेजर्स आ जाएंगे, जैसे डेमोक्रेसी में होता है. ओके, शेयर होल्डर्स विल चूज द मैनेजमेंट एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या कंपनी में होना चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर एंड professionally, all crude, well educated, well knowledgeable people are hired, cream people are hired as managers. They take the decisions on behalf of the shareholders. So did you get the difference between the two types of companies prevalent? USA and all this family thing is gone. USA में family owned businesses are very rare. Majority European and US countries में they are professionally managed businesses.
ओके, इंडिया में अभी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, पारंपरिक चीजें चल रही हैं, इसलिए ये वेल मैन अपना फैमिली बिजनेसेस अभी भी चल रहे हैं इन इंडिया। ओके, सर तो सो टाटा कैसे अलग है? टाटा इज वेरी डिफरेंट। टाटा का सब जितना कंपनीज है, से टाटा मोटर्स, टाटा फूड एंड बेवरेजेस हो गया, अभी टाटा कॉफी, जितने कंपनीज है टाटा के, टीसीएस है, इस सब का मेजॉरिटी शेयर होल्डर इज टाटा एंड सन्स, द पेरेंट कंपनी। इन सब का मेजॉरिटी शेयर होल्डर इज टाटा एंड सन्स, द पेरेंट कंपनी टाटा एंड सन्स। इन सब की ये सब सब्सिडरीज है, सब सब्सिडरीज का मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग टाटा है। तो जो डिसीजन टाटा एंड सन्स में होता है वो सबको लागू किया जाना पड़ता है, अपने आप हो जाएगा। इन सबका कंट्रोल मैनेजमेंट इज विद टाटा एंड सन्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। अब टाटा एंड सन्स का मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग 65 to 70% lies inside टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट इज अ ट्रस्ट मेड बाय दैट दादाजी, उसका पप्पा, मतलब रतन फाउंडर था टाटा, ना, जमशेद जमशेद जी। जी टाटा। जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने आज से 100 साल पहले वो टाटा ट्रस्ट बना के रखा है। तो एंटायर होल्डिंग प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज गो इनटू टाटा ट्रस्ट। एंड टाटा ट्रस्ट जो है उसमें अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, आपको पता होगा थोड़ा तो। शाहपुर जी पालोन जी, दे आर हैविंग 20%, 22% स्टेक, एंड बाकी 60-67% आर विद टाटा ट्रस्ट। ओके, सो ये टाटा ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब ये लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो ट्रस्ट में से पैसा वेलफेयर में जाता है। आपने सुना होगा टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, कैंसर रिसर्च, हॉस्पिटल्स। सो ये सब खर्चा टाटा पब्लिक वेलफेयर के लिए करता है। सो ऑल दीज मेजॉरिटी ऑफ द जो खर्चा होता है आपका प्रॉफिट्स में से, वो कोई एक फैमिली एंजॉय नहीं करती है उसको, लाइक द अंबानीज और द बिरलास, वो एंजॉय नहीं करती है। ऑब्वियसली उनका भी 1-2% होल्डिंग में उनको सफिशिएंट पैसे मिल जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पैसा इज यूज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, सोशल सर्विस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनजीओ, स्कूल्स, कॉलेजेस बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, उसमें यूज हो रहा है। सो इसीलिए रिचेस्ट पर्सन एक्चुअली टाटा बन जाता है इंडिया का अभी तक, अगर उसने सबकी सब शेयर होल्डिंग फैमिली बेस्ड मुकेश अंबानी के जैसे रखा होता तो। बट ही यूजेस दैट, टाटा ट्रस्ट का सिस्टम ही वैसा है, they use majority of the purpose for charity, benefit of the society. सर Parsis are having the biggest trust in India. बिगेस्ट ट्रस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे छोटी कम्युनिटी है, हार्डली उनकी कम्युनिटी में सब लोग मिला के इंडिया में हार्डली कुछ, आई थिंक 50 या 60 हजार का पॉपुलेशन है इंडिया में उनका, कुछ इतना ही है, बहुत कम है। एंड दे आर द बिगेस्ट ट्रस्ट एंड बिगेस्ट पैसा जमा किया हुआ है उनका ट्रस्ट में बेनिफिट्स के लिए, ऐसा है। सर So, yeah, सर आपने ये बोला कि इन्फोसिस और वो सब पब्लिकली रेज करते हैं फंड्स। सब पब्लिकली रेस हाँ किया, तो सर रिलायंस, उसमें गवर्नमेंट भी फिर इन्वेस्ट कर सकती है, पब्लिकली हो गया तो। गवर्नमेंट के थ्रू एलआईसी इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती है। एलआईसी का नाम सुना है, लाइफ हाँ इंश्योरेंस हाँ कॉर्पोरेशन, आपसे प्रीमियम्स लेती है, आपको पॉलिसीज बेचती है, और प्रीमियम बड़े हम्म। तगड़े चार्ज करती है। उसको आपको रिटर्न देना पड़ता है, जीवन बीमा, जीवन ज्ञान, जीवन ये वो, जीवन जीवन जीवन, नहीं तो कितनी सारी पॉलिसीज हैं। आज आप 1-1 लाख रुपया डालो, 15 साल बाद आपको 10-10 लाख रुपया देगी, सुना होगा आपने। सो ये देती है वो जेन्युइनली। ओके, तो ये पैसा वो अपने जेब में से नहीं दे सकती आपको इतना इंटरेस्ट और इतना पैसा, तो वो क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है। तो इंडिया की ऑलमोस्ट सभी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, उसमें 5%, 2%, 3%, 4%, 10% इतना स्टेक एलआईसी का होता और होता ही है। एलआईसी इज द बिगेस्ट हाथी, गोल्डन द गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। उसका अभी डिसइन्वेस्टमेंट चालू होने वाला है, खाली 10% कुछ एग्जैक्ट वैल्यूएशन मुझे पता नहीं, बट इट्स इन लैक्स ऑफ क्रोर्स, लैक्स ऑफ करोड़ का वैल्यूएशन है उस कंपनी का, एलआईसी का। तो उसका जो आपका प्रीमियम का पैसा वो इसमें इन्वेस्ट करके, जो यहाँ से प्रॉफिट्स आता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स, क्लेम्स एंड ऑल। एलआईसी करती है, बॉन्ड्स में करती है, डिबेंचर्स में करती है, शेयर्स में करती है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, उद्धव ठाकरे कल जाके शेयर्स नहीं खरीद सकता, मोदी नहीं खरीद सकता, वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती है, एलआईसी, जीआईसी होती है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये लोग सब इन्वेस्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा होता है। सर
बोलो। सर ये जो विप्रो है वो अजीम प्रेमजी वाला, हम्म, तो सर उसमें अभी जो लॉकडाउन में उसने जो 50,000 करोड़ का कुछ ऐसा दिया था वो डोनेशन, तो हम्म, सर फिर वो उसका जो कंपनीज रहता है हम्म। उसको प्रॉफिट का मतलब वो उसका खुद का कंपनी से देता है या फिर उसके नेटवर्क में से देता है? वो अभी वो नेटवर्थ में से दिया, कंपनी में वो से नहीं, नेटवर्क पर्सनली नेटवर्थ। नेटवर्क अभी हम लोग लर्न करेंगे, वही बता रहा हूँ मैं तुमको। देखो, ओके आईपीओ जब लॉन्च होता है तब क्या होता है, हमें जो पढ़ना है चैप्टर में उस पर हम लोग थोड़ा आते हैं अभी। आईपीओ जब लॉन्च होता है तब कंपनी जो होती है रजिस्टर हो गई, जो कंपनी को रजिस्टर करवाने वाले होते हैं उनको प्रमोटर कहा जाता है, ठीक है, प्रमोटर्स। प्राइवेट लिमिटेड में वही फैमिली ओन बिजनेस रह जाती है, वही प्रमोटर बन जाते हैं। जो प्रोफेशनली मैनेज है उसमें मूर्ति, नारायण मूर्ति, ये सब प्रमोटर थे। तो जनरली ये जो प्रमोटर्स होते हैं वही एमडी, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को भी उन पर ट्रस्ट होता है। अभी तक अच्छा मैनेज किया है तो आगे भी करेंगे। खाली फर्क इतना है, फैमिली ओन में मेजोरिटी डिसीजन वही लेते हैं, पब्लिक में शेयर होल्डर मीटिंग में, जनरल मीटिंग में आप ले सकते हो, उतना ही फर्क है बस डिसीजन मेकिंग। बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। तो प्रमोटर ने कंपनी को रजिस्टर करवा दिया, अभी कंपनी फॉर्म हो गई है, पब्लिक करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करती है तब क्या करती है, आईपीओ का मतलब पब्लिक से पैसा रेज कर रही है, कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर रही है, ठीक है। अब ये कंपनी थी, लेटर से एस्टन कंपनी, कोई कंपनी है एस्टन लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी अभी रजिस्टर हुई, ये पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, ये पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, ठीक है। यहां पे 10 प्रमोटर थे। हाउ मेनी प्रमोटर? 10 प्रमोटर्स थे। इन 10 प्रमोटर ने कंपनी में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया हुआ था। कितना इन्वेस्ट किया हुआ था? 10 लाख। और सबका शेयर इक्वल था, मतलब सबके पास, सबने 1 लाख रुपए डाला था कंपनी, सबने 1 लाख रुपए डाला था। ओके, तो प्राइवेट में भी आप शेयर्स में डिवाइड कर सकते हो। व्हाट इज अ शेयर? शेयर इज अ सब डिविजन ऑफ कैपिटल। आपके कैपिटल का टुकड़ा, उसको कहा जाता है शेयर, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए जो सबने डाले हुए हैं, उसको ये लोग ने डिवाइड किया है इनटू शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10। नाउ व्हाट इज अ फेस वैल्यू? ये कंसेप्ट बहुत बार आता था आपको 11th में, मैं बताता, याद है 11th में, 12th में, व्हाट वी यूज्ड टू डू विद फेस वैल्यू? हमेशा डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए काम आता है, और कोई काम नहीं है फेस वैल्यू का। तो ये फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है और कितना रखने का? तो एक छोटा सा बच्चा 4 साल का, वो भी डिसाइड कर सकता है। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फेस वैल्यू का एक ही यूज है कि डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। आप 10 रुपया भी रखो, 1 रुपया रखो, 100 रुपया रखो, 1000 रुपया रखो, 5, 2, 3, 10, 9, आपकी मर्जी, जितना फेस वैल्यू रखना है, योर विश। मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स कीप इट एट 10 रुपीज। अब 10 रुपीज रखने का मतलब क्या, कि जो 1-1 लाख रुपया 10 लोगों ने डाला था इस कंपनी में, उनके पास 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। मतलब अगर मैं इस कंपनी का प्रमोटर हूं तो मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स होंगे, वर्थ 1 लाख रुपीज, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपया है। ये बात समझ में आई आपको? तो आप अपने कैपिटल को डिवाइड कर लोगे इनटू 10 रुपीज के शेयर्स। तो 10 रुपीज में क्या, तो आई विल गेट 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 लाख। अगर मैंने 1 रुपया फेस वैल्यू रखा होता, 1 रुपी, सो आई वुड हैव 1 लाख शेयर्स ऑफ 1 रुपी ईच। सपोज मैंने 100 रुपीज फेस वैल्यू रखा होता, तो आई विल हैव 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। मेरा टोटल वैल्यू कंट्रीब्यूशन 1 लाख ही है टू द कंपनी। आर यू गेटिंग दैट? सो देयर आर 10 शेयर होल्डर्स ऑफ दिस। अभी तक ये पब्लिक हुई नहीं है, आईपीओ आया नहीं है, अब तक ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, और 10 लोगों ने 1-1 लाख रुपया डाला था कंपनी में, तो उनके पास कितने शेयर्स होंगे? 10,000 शेयर्स होंगे हर एक के पास। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अभी कंपनी पब्लिक होने जा रही है, कंपनी ने प्राइवेट लिमिटेड में तो धंधा कर लिया। सपोज ये कंपनी अपनी डीमार्ट जैसी है। डीमार्ट का नाम सुना है आपने? एवेन्यू, मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, डीमार्ट। दे डील इन गुड्स, योर कंज्यूमर गुड्स, जो भी है आपका खाना पीना है, एफएमसीजी। ओके, तो एफएमसीजी में
काम कर रहे हैं हम लोग ने मुंबई में एक्सपैंड कर लिया एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी अपने को महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट में और एक्सपैंड करना है, तो और कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और शॉप्स डालने हैं, और ट्रेडिंग करना है एफएमसीजी का, राइट। तो हम लोग ने लॉन्च किया आईपीओ, पब्लिक किया, इसको रजिस्टर किया और आईपीओ में गए। आईपीओ में क्या होता है प्रोसेस, प्रोस्पेक्टस देते हो ब्रोकर वोकर के थ्रू, एड्स वैड्स देते हो, तो पब्लिक को ऑफर करते हो। तो ऑफर कितना कर रहे हैं अब सुनना ध्यान। कंपनी में 10 लाख रुपए ऑलरेडी हैं कैपिटल के, ठीक है। अब कंपनी को और समझो 90 लाख रुपीस चाहिए। कितने चाहिए? 90 लाख रुपए और चाहिए एक्सपेंशन के लिए। सो कंपनी क्या करेगी, 90 लाख रुपीस, हाउ मच, 90 लाख आईपीओ लेके आएगी। 90 लाख रुपीस का आईपीओ लेके आएगी, 90 लाख रुपीस। अब मैंने बताया था एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपया। तो हाउ मेनी शेयर्स इज द कंपनी इशूइंग? 90,000. 9 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, बराबर है 90 लाख रुपीस। मुझे आप अगर सपोज मैं कंपनी हूं, हम 10 लोग हैं, हम 10 लोग प्रमोटर हैं, ने लॉन्च किया कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड से लेके आए हैं, अभी पैसे चाहिए, आप मेरे शेयर होल्डर हो, मैं आपको ऑफर करूंगा। ये कंपनी 90 लाख रुपीस आपसे रेस करना चाहती है, और आपको शेयर्स कितने प्राइस में दे रही है, 10 रुपए की फेस वैल्यू में। तो आप सब लोगों में से जो इंटरेस्टेड होगा, जो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होगा कि ये कंपनी अच्छा करेगी बुरा करेगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रोस्पेक्टस से। तो प्रोस्पेक्टस से, न्यूज से आप पढ़ोगे कि ये कंपनी ने क्या काम किया है। तो जो आप में से इंटरेस्टेड होंगे वो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, वो लोग आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तो सपोज हेत ने 5,000 शेयर्स अप्लाई किए, साची ने 10,000 शेयर्स अप्लाई किए, मोक्षित ने 15,000 शेयर अप्लाई किए, साहिल ने 5,000 शेयर्स अप्लाई किए। तो अप्लाई करने का मतलब क्या है? आप मुझे पैसे दे रहे हो, आप उस कंपनी में पैसे डाल रहे हो। सपोज साहिल ने 5,000 शेयर अप्लाई किया, मतलब वो 50,000 देगा। साची ने 10,000 अप्लाई किए तो शी विल गिव मी 1 लाख रुपीज। मोक्षित ने 15,000 अप्लाई किए तो 1,50,000 देगा मुझे, इनटू 10 रुपीज। आर यू गेटिंग दैट? तो बेसिकली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कैपिटल में, तो यू आर ऑल विल बी कॉल्ड एज माय शेयर होल्डर्स, you will be called as the company shareholders. Are you getting this? तो जिस बंदे को लगे कि कितना अप्लाई करना चाहिए फलाना डिम का, अपने हिसाब से अप्लाई करेगा। तो कंपनी को ये 9 लाख शेयर्स पूरे के पूरे सपोज बिक गए 10 रुपए में, तो कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे टोटल? हाउ मच मनी विल द कंपनी रिसीव नाउ? 90 लाख रुपीज आ जाएंगे उसके पास, 100, 500, 1000, 5,000 शेयर होल्डर्स से। आर यू गेटिंग इट? तो अब मुझे बताओ सोच के, टोटल कैपिटल कंपनी का कितना हो गया? टोटल कैपिटल कितना हो गया? शुरुआत में 10 लाख तो था ही, 10 इंडिविजुअल ने जो डाला हुआ था, 10 लाख रुपए तो था ही, यस और नो? Yes. 10 लाख रुपए तो थे ही, प्लस अभी कितने आ गए पब्लिक से? 90 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया कंपनी में? 1 करोड़ रुपया हो गया, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब कितने शेयर्स हैं अभी कंपनी में टोटली? 10 lakhs. 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 1 करोड़। आर ऑल ऑफ यू विथ मी? सर जो 90 लाख है वो आईपीओ से रेस किया ना? वो आईपीओ से रेस किया है, पब्लिक से रेस किया है 90 लाख। 10 लाख रुपए खुद प्रमोटर्स के थे। ये 10, अभी 1 करोड़ शेयर्स हैं कंपनी में। क्या वो 1 करोड़ के 1 करोड़ शेयर्स वो 10 लोगों के हो गए? क्या वो 1 करोड़ के 1 करोड़ से 10 लोगों के हैं? नहीं, उसमें से उन 10 लोगों के कितने शेयर्स हैं? 1 लाख 10 लाख 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 shares per person. So 1 lakh shares are with those people. And बाकी शेयर्स किसके पास हैं? पब्लिक के पास। पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास है। पब्लिक मतलब कोई भी हो सकता है, नॉर्मल इंडिविजुअल, HNIs बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोलते हैं उनको। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल मतलब वो सब कैटेगरी होती है, आपको आईपीओ में मैं बताऊंगा आगे भी जाके। अमीर लोग, इन सिंपल टर्म्स अमीर लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अमीर लोग। देन यू हैव बैंक्स, financial institutions, DIIs and FIIs, domestic institutional investors and foreign institutional investors. Domestic
इन्वेस्टर्स मींस लाइक LIC, म्यूचुअल फंड्स, HDFC फंड, ये लोग भी इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के आईपीओ में, ठीक है। और फॉरेन के म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का नाम सुना है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, okay, all these foreign based entities also invest, foreign individuals also invest in Indian companies, FIIs बोलते हैं उसको, तो they also invest in the IPOs। ये सब के मिला के 90 लाख रुपीस मैंने रेस किया हुआ, तो 9 लाख शेयर्स मैंने पब्लिक से रेस किया हुआ है, 1 लाख शेयर ऑलरेडी जो प्रमोटर्स थे उनके पास था, ओके। तो ऐसे मिला के टोटल कैपिटल आ गया कंपनी के पास, जो हो गया 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए का कैपिटल आ गया। अब जो कंपनी को पैसा चाहिए था वो आ गया। अब बात आती है हु विल मैनेज द बिजनेस। तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम्स होती है साल में एक बार, ओके। उसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, सीईओ, चेयरमैन, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है तो उसमें चूज होते हैं। जैसे वोटिंग होती है आपकी इलेक्शंस में, वैसे वहां पे वोटिंग होती है, शेयर होल्डर वोट करेंगे और मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर, ये जो 10 लोग हैं ना, इनको ही सिलेक्ट करेंगे एज द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर भी वहीं पे सिलेक्ट होता है जो ऑडिट करेगा कंपनी के अकाउंट्स को, एंड कंपनी सेक्रेटरी भी तभी सिलेक्ट होता है जो कंपनी के इंटरनल एक्सटर्नल हैंडलिंग को मैनेज करेगा। तो कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर, मैनेजर, सीईओ, एमडी, इन सबको अपॉइंट किया जाएगा। ये सब बन जाएंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएंगे। डे टू डे डिसीजंस विल बी टेकन बाय दोस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। ये लोग डे टू डे डिसीजंस लेंगे, प्रॉफिट्स कमाएंगे, आपको डिविडेंड दे देंगे शेयर होल्डर्स को। ये सिंपल सा मैकेनिज्म चलता है। चैप्टर में आपको क्या करना है, ये जो मैंने बताया आपको, आईपीओ, जो कंपनी ने ये शेयर्स इश्यू किए हैं पब्लिक में और पब्लिक से जो पैसा रेज किया है, तभी कंपनी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज आएंगी, व्हाट जर्नल एंट्रीज विल द कंपनी आस्क फॉर रेजिंग द मनी फ्रॉम पीपल, बस उतना सा करना है आपको। समझ में आया क्या करना है चैप्टर में? आपने पब्लिक से जो पैसा रेज किया उसमें आपका जो एंट्रीज हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ बुक में, खाली जर्नल, नो लेजर, नो बैलेंस शीट का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल जर्नल। बेसिकली सिर्फ जर्नल एंट्रीज करना है और कुछ नहीं। समझ में आई बात? ये था सिंपल सा आईपीओ, एकदम सिंपल सा आईपीओ था। कंपनी ने रेस किया, पब्लिक ने पैसा भर दिया, पैसे आ गए कंपनी के पास और जर्नल एंट्री अपने को पास कर। ये कंसेप्ट समझ रहे हैं? या समटाइम्स आईपीओ आर ओवर सब्सक्राइब, तो उसका मतलब क्या होता है? वो भी मैं बताता हूँ अभी। उसमें सब है, इसलिए मैंने बताया क्या है, सिंपल सा आईपीओ है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल सा आईपीओ। 10 रुपए का शेयर, 9 लाख शेयर पूरे आ गए। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, 10 रुपए के शेयर के लिए आपने तो इश्यू किया था 9 लाख शेयर। आपने कितना शेयर्स इश्यू किया था पब्लिक को? 9 लाख शेयर्स इश्यू किया था ना आपने। 9 लाख शेयर्स आपने ऑफर दिए थे आईपीओ में। पब्लिक को बहुत अच्छा लगा कंपनी, बहुत ही इंटरेस्ट लगा, बहुत ही सॉलिड कमा के देगा अपने को। तो बहुत लोगों ने अप्लाई कर लिया कि मुझे, साची ने बोला मुझे 5,000 नहीं, मुझे 50,000 शेयर्स चाहिए। इशिता ने बोला मुझे 10,000 नहीं, मुझे 1 लाख शेयर्स चाहिए। प्रेम ने बोला मुझे 5 लाख शेयर्स चाहिए। तो सबने अप्लाई किया और कंपनी को एप्लीकेशन आ गया 9 लाख शेयर्स का। कंपनी ने इश्यू किया था 9 लाख, कंपनी को एप्लीकेशन मिला 18 लाख शेयर्स का। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब मांगे तो थे 10 लाख रुपए, 9 लाख शेयर्स पे पैसे, 90 लाख मांगे थे, कंपनी को मिल गया 1 करोड़ 80 लाख, कंपनी को मिल गया 1 करोड़ 80 लाख। तो क्या कंपनी जेब में रख दे पूरा 1 करोड़ 80 लाख? नहीं कर सकता ये। कंपनी एक बार डिसाइड कर लिया कि 9 लाख शेयर्स इश्यू करने हैं ना, तो इट कैन रेज द मनी ओनली ऑन 9 लाख शेयर्स, नॉट मोर देन दैट। तो दिस इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन, ओके। इसमें वो एक्स्ट्रा पैसा वापस कर देगा शेयर होल्डर को, रिफंड कर देगा। वो भी हम लोग देखेंगे कैसे करना है। इसका ऑपोजिट होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका ऑपोजिट होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब बता सकते हो इसको देख के आप? कैन यू? लेस इश्यू सर 9 लाख किया है तो उससे कम ही है, कम इश्यू होगा। आपने 9 लाख शेयर्स इश्यू किया पब्लिक को और एप्लीकेशन आया खाली समझो 8,50,000 शेयर्स का। आपको एप्लीकेशन आया 8,50,000 शेयर्स का। 8,50,000 शेयर से अप्लाई किए। डब्बा कंपनी है, पास्ट रिजल्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मार्केट अभी कोरोना के वजह से ठप चल रहा है,
तो शायद सबको इंटरेस्ट ना हो, तो एप्लीकेशन ही कम आए, तो कम पैसा मिला कंपनी को, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी सेबी ने एक रूल बना के रखा है, लॉ बना के रखा है। क्या लॉ बना के रखा है कि अगर कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है और उसको 90% से कम पैसा मिले, 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिले, तो फिर दुकान बंद, आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको जो पैसे हैं वापस चुकाने दे दोगे। आईपीओ फ्लॉप गया, चुपचाप जाओ घर पे, दूसरा आईपीओ का तैयारी करना बहुत साल बाद जब चाहिए तब, अभी फिलहाल धंधा करो। 90% ऑफ द इश्यू शुड बी सब्सक्राइब्ड। ओके, मतलब क्या, इन अवर एग्जाम्पल अगर 9 लाख शेयर्स हमने इश्यू किए तो 8,10,000 शेयर्स का सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए। अगर उससे कम आया, 8 लाख शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा पूरा पैसा। आईपीओ फ्लॉप, कुछ पैसा रेज नहीं कर सकते, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है आपको। ठीक है, आपको 2 सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है टू डू द बिजनेस कंपनी को, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट तो जैसे कंपनी रजिस्टर करती है मिल जाती है, आप वो इनकॉर्पोरेट हो गए, कंपनी बन गई। ट्रेडिंग सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगी जब आपका इश्यू सब्सक्राइब हो। इसका मतलब है पब्लिक को आप में ट्रस्ट है, वो आप में पैसा डालना चाहती है, तो आप बिजनेस करो, तो आप धंधा करो, चलेगा। लेकिन पब्लिक को ही ट्रस्ट नहीं है, 90% आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो फ्लॉप गया, तो नहीं चलेगा। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में ये बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कंपनी को कि उसका सब्सक्राइब हो जाए पूरा का पूरा, अंडर सब्सक्राइब ना हो। इसके लिए कंपनी अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। You know what are underwriters? Have you heard about the term underwriters? Anyone? Underwriters? That means they are generally banks. हाँ, banks ही होते हैं। Underwriters are banks. But what do they do? They buy shares of the companies. हाँ, वो लोग यही काम करते हैं। जो हो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के साथ पहले ही अग्रीमेंट करके रखते हैं। आईपीओ से पहले कंपनी क्या बोलती है कि जो शेयर्स अंडर सब्सक्राइब हुआ ना, वो आपको खरीदना पड़ेगा। अंडर राइटर बोलेगा ठीक है, मैं फ्री में नहीं करूंगा, मेरे को कमीशन चाहिए, तो कंपनी उसको छोटा सा कमीशन दे देती है। तो बेसिकली उसका आईपीओ फ्लॉप ना जाए, इसके लिए जो शेयर सपोज अंडर सब्सक्राइब हुए, सपोज आपका 8,10,000 आपको आना चाहिए था सब्सक्रिप्शन, 8 लाख ही आया, तो 10,000 शेयर्स बैंक्स खरीद लेगी, अंडर राइटर खरीद लेगा। उसका काम ही वही होता है, इंश्योरेंस एजेंट के जैसे काम करते हैं। तो वो शेयर्स अंडर सब्सक्राइब जो हुए हैं वो बैंक्स खरीद लेंगी, और कमीशन आपको कंपनी को ऑब्वियसली कमीशन देना पड़ेगा थोड़ा, और फिर जब मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, फिर वो बेच बाच के निकल जाएगी कंपनी। सो दैट इज द वर्क ऑफ अंडरराइटर, दैट इज द वर्क ऑफ अंडरराइटर। तो प्रेजेंट डे ऑलमोस्ट एवरी कंपनी जो भी आईपीओ लाती है वो अंडरराइटर्स को जरूर अपॉइंट करती है। अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है, क्योंकि अगर आपका आईपीओ फेल हो गया तो बहुत ही बड़ा भोपाड़ा हो जाएगा मार्केट में, बहुत ही बड़ा नाम खराब हो जाता है। आपने इतने बड़े लेवल पे आईपीओ लॉन्च किया और टाटा फिश हो गया। तो इसके लिए हर एक कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है, जिसका काम क्या होता है आपको समझ में आ रहा है? जो शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदेगी, अंडर सब्सक्राइब हो गए, वो शेयर्स आपके अंडरराइटर्स खरीद लेंगे। और फिर अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया या फुल सब्सक्राइब हो गया तो वो कुछ नहीं खरीदेगी, तो फिर भी उसको कमीशन तो देना पड़ेगा। मैंने बताया ना, इंश्योरेंस के जैसा काम। आप प्रीमियम तो भरते हो, फिर बीमार पड़ो या ना पड़ो, बीमार पड़ोगे तो यूटिलाइज करोगे, नहीं पड़ोगे तो प्रीमियम का या मेडिक्लेम का आपका, वैसा है, समझा? दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन मीनिंग समझ में आया आपको? जब ज्यादा शेयर्स आ जाते हैं, जब कम शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है? दैट्स कॉल्ड ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। देन one more thing with respect to shares, you need to understand the price. कौन से प्राइस पे आईपीओ लाना, ये भी बड़ा गेम होता है। अभी यहाँ पे तो मैंने आपको बोला कंपनी ने कितने में लाया है आईपीओ, व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 10 रुपया। कंपनी ने 10 रुपीज में आईपीओ लॉन्च कर लिया। ये आज की तारीख में ना के बराबर है, ये होता ही नहीं है। प्रेजेंट डे वर्ल्ड में majority of the companies issue the shares at premium, not at par, not at discount. Discount तो scrap हो चुका है Companies Act 2013 के बाद में, but they issue at premium. Premium का मतलब क्या है? 10 रुपए का शेयर 15, 20,
30, 50, 100, 500 रुपए में लॉन्च करेगी, इसको बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम। ओके, ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है ये मैं बताऊंगा आपको। तो बोलने का मतलब 10 रुपए से ज्यादा प्राइस पे अगर इश्यू कर रही है कंपनी, ज्यादा पैसा रेस कर रही है, इसको बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम। 10 रुपए का 10 रुपए में इश्यू कर रही है, इसको बोलते हैं इश्यू एट पार। और 10 रुपए का 9 रुपए में इश्यू कर रही है, इसको बोलते हैं इश्यू एट डिस्काउंट, इसको बोलते हैं इश्यू एट डिस्काउंट। ओके, अभी इश्यू एट डिस्काउंट स्क्रैप हो चुका है, 2013 एक्ट के बाद स्क्रैप हो चुका है, स्टिल आपको सिलेबस में है, तो हम लोग एक हाथ सम उसमें करेंगे, ठीक है। इश्यू एट पार, उस पे सम्स है, हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी नेग्लिजिबल है। प्रेजेंट डे में कोई 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू नहीं करता। रिलायंस का शेयर आया था आज से व्हाट 1978, हाउ मेनी इयर्स, 42 इयर्स अगो, वो आया था 10 रुपीज में। रिलायंस का शेयर 1978 में आया था 10 रुपीज में, एट पार इश्यू था। ओके, धीरूभाई अंबानी जब लाया था, that was the time when the shares were issued at par and all, discount and all. Abhi since last 20 odd years, 15, 20, 25 years, the shares are issued at premium. What is premium? 10 रुपए का शेयर 10 से ज्यादा प्राइस पे इश्यू हो रहा है। मतलब आप इन्वेस्टर से 10 रुपया नहीं मंगवा रहे हो, 10 रुपए के शेयर का 15 रुपया मंगवा रहे हो, 20 रुपया मंगवा रहे हो, 50 रुपया मंगवा रहे हो, 100 रुपया मंगवा रहे हो, 500 रुपया मंगवा रहे हो, 1000 रुपया मंगवा रहे हो। इस प्रीमियम की कोई अपर लिमिट नहीं होती है, ये प्रीमियम की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। सबसे ज्यादा गेम यहीं पे होता है। बिगेस्ट गेम हैपेंस इन द प्राइस ऑफ द इश्यू। ओके, ये इश्यू कैसे, ये इश्यू प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है कंपनी, क्या प्राइस पे इश्यू करना चाहता है, क्या प्राइस पे आ रहा है और कैसे आ रहा है ये प्राइस पे इश्यू, कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है, कैसे इतना प्रीमियम चार्ज कर रहा है, ये सब डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लेते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नाम सुना होगा आपने। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम यही होता है, टू असिस्ट द कंपनीज एंड बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन इन रेजिंग फंड्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आपके जो शेयर्स रेस करते हो, आप पैसा रेस करते हो, डिबेंचर से पैसा रेस करते हो, लोन से पैसा रेस करते हो, कितना रेस करना, कैसे रेस करना, कैसे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना, ये सब एडवाइस आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिखाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यही करते हैं, दे डू ऑल दिस वर्क फॉर द कंपनी। आईपीओ का प्राइस, कितना पैसा आएगा, कैसे रेस करने का, मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा हाउ दिस प्राइस इज डिटरमाइंड एंड ऑल व्हेन वी कम अक्रॉस दैट प्रीमियम टॉपिक। ओके, पीई रेशियो का काम होता है उसमें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और मार्केट्स का काम होता है, बूम चल रहा होता है तो हाई वैल्यू पे होता है, रिसेशन चल रहा होता है तो लो वैल्यू पे होता है। ये सब आप लोग को बताऊंगा मैं व्हेन वी कम अक्रॉस द प्रीमियम पार्ट। सो इन शॉर्ट, you understood the 3 types how the company can issue the shares at the prices. There are 3 prices: issue at par, issue at premium, issue at discount. What do you mean at par? Issue at par का अर्थ समझ आया आपको? फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, जितने का 10 रुपए का शेयर था 10 रुपए में इश्यू किया। इश्यू एट डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट के बाद 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे इश्यू किया, 9 रुपए पे इश्यू किया। ओके, कंपनी ने इश्यूड एट 9 रुपीज। उधर भी लिमिट था 90% का, 9 रुपए के नीचे नहीं जा सकते थे, वो तो अभी स्क्रैप हो चुका है, पूरा डिस्काउंट ही स्क्रैप हो चुका है। सर पर डिस्काउंट में उनका ही लॉस नहीं है? हाँ, लॉस है ना, कंपनी का लॉस ही है, करना पड़ता है उसको। कोई कंपनी ऐसा भी बोल सकता है ना कि भाई तुम लोग बल्क में ले हो तो हम लोग डिस्काउंट देंगे, मतलब ज्यादा शेयर लो। नहीं, वो सबके लिए कॉमन प्राइस रहता है। एवरीवन हैज टू पे द कॉमन प्राइस। आईपीओ में प्राइस अलग नहीं रहता है ना। आईपीओ का ऐड देखा होगा आपने, होर्डिंग वगैरह पे कहीं पे होता है, काफी सारा टीवी पे भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है। वो एक ही प्राइस होता है, जिसको सब्सक्राइब करना है वही प्राइस पे करना है। 9 रुपीज लॉस करके दे रही है कंपनी, जेब से 1 रुपया डाल रही है। वो करती थी, क्यों करती थी? तो कोई नई कंपनी थी, इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट नहीं था, क्या करेगी, धंधा आगे करेगी भी कि नहीं, तो डिस्काउंट पे लॉन्च करती थी। होता था ऐसे, पहले होता था, अभी नहीं होता। तो डिस्काउंट मतलब कम प्राइस, फेस वैल्यू से कम। इश्यू एट पार मतलब सेम प्राइस 10 रुपीज। इश्यू एट प्रीमियम मतलब हायर प्राइस, 10 का 15, 20, 30, 40 रुपया। ये बात समझ में आई सबको? अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन, एट पार सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ये समझ में आ रहा है आपको? ओवर सब्सक्रिप्शन, एट पार सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन?
ज्यादा भाव पे इश्यू 9 लाख शेयर था, 10 लाख सब्सक्राइब। हाँ 9 लाख शेयर इशू किया, पब्लिक ने 10 लाख सब्सक्राइब, प्राइस नहीं है वो, सब्सक्रिप्शन है, पब्लिक कितना सब्सक्राइब करे। 9 लाख शेयर इशू किया, पब्लिक ने 10 लाख अप्लाई किया, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते, डिमांड ज्यादा हो गई शेयर। एट पार सब्सक्रिप्शन मतलब 9 लाख शेयर्स का 9 लाख ही आया। एप्लीकेशन आया, और अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने इश्यू 9 लाख शेयर्स किए थे और 8 लाख अप्लाई सिर्फ 8,50,000 शेयर्स का किया, अंडर लेस देन द इश्यूड शेयर्स, उतना। ये बात समझ में आ रही है। और अंडर सब्सक्रिप्शन से बचने के लिए कंपनी क्या करती थी, करती है इनफैक्ट, बैंक से कमीशन लेती थी। हाँ अंडर राइट करवा देती है, उसको अंडर राइटिंग बोलते हैं। अंडर राइटिंग मतलब बैंक्स खरीद लेंगी वो शेयर्स, ओके, जो आपके इन्वेस्टर्स नहीं खरीदते हैं, वो अंडर राइटिंग करवाना बोलते हैं उसको, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अंडर सब्सक्रिप्शन। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, आपको पता होना चाहिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स इन द कंपनी, ठीक है? आई विल राइट डाउन ओवर हियर, दे आर कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल, issued capital, authorized capital, issued capital। ये टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बीच बीच में आते रहेंगे ट्रांजैक्शंस में। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल and paid up capital, ओके? ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्या मतलब होता है इन 5 कैपिटल्स का, ठीक है? पहले जाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल पे। हमारी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। हमारा इश्यू कितने शेयर्स का था, अभी अभी हमने डिस्कस किया, याद है आपको? 9 लाख शेयर्स ऑफ 10 each, 90 लाख रुपीस, राइट? ओके, अब ये कंपनी पहले तो रजिस्टर होगी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेगी, ओके? Whenever it gets registered and whenever it takes the incorporation certificate, it has to submit 2 documents with the registrar. वो कंपनी, कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है, बिफोर द आईपीओ, बिफोर द आईपीओ रजिस्टर होते वक्त 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने जरूरी हैं। व्हाट आर दोस 2 डॉक्यूमेंट्स? दे आर कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है, इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के एक्सटर्नल वर्किंग की रिक्वायरमेंट के डिटेल होते हैं। आउटसाइडर जैसे कि गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक्स, टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, इनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो जो चाहिए वो सब मेमोरेंडम में अवेलेबल होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेनली एक्सटर्नल पार्टीज को काम आता है, थर्ड पार्टीज को काम आता है। इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं? इसमें अलग अलग क्लॉज होते हैं। नेम क्लॉज होता है, इसमें कंपनी का नाम, डोमिसाइल क्लॉज होता है, किस जगह पे रजिस्टर्ड है, ब्रांचेस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, एड्रेसेस कहाँ है। फिर होता है कैपिटल क्लॉज, फिर होता है आपका बिजनेस क्लॉज, वहां पे क्या एक्टिविटीज करेगी बिजनेस, क्या काम कर रही है, व्हाट आर द कोर एक्टिविटीज, व्हाट आर द नॉन कोर एक्टिविटीज। सो जानकारी, बेसिकली कंपनी की सब इंफॉर्मेशन, ये सब आपको कहां पे मिलती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। उस कैपिटल क्लॉज में कंपनी को रजिस्टर करते वक्त बताना पड़ता है कि भैया हमारी कैपिटल लिमिट इतनी होगी, अपर लिमिट ऑफ कैपिटल इतनी होगी, इससे ज्यादा हम रेज नहीं करने वाले। तो इन अवर केस वो कंपनी डिसाइड कर सकती है, जो रखना है रख सकती है। तो इन अवर केस लेट अस अज्यूम द अपर लिमिट इज 20 लाख शेयर्स। तो 20 लाख शेयर्स ऑफ 10 each म्हणजे 2 crore. 2 crore rupees is the upper limit of capital which is called authorized capital, या फिर इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, या फिर इसको कहा जाता है नॉमिनल कैपिटल।
नॉमिनल कैपिटल बोलो, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलो या ऑथराइज्ड कैपिटल बोलो, सबका मतलब एक ही है। क्या मतलब है? जब भी आप कंपनी को रजिस्टर करवाओगे तब आपको 2 डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं। व्हाट आर दोस 2 डॉक्यूमेंट्स? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? कंपनी के एक्सटर्नल कामकाज का, जो भी बाहर वालों को जरूरत पड़े कंपनी की जानकारी, वो जानकारी दी हुई होती है, कंपनी की इंफॉर्मेशन फॉर द यूज ऑफ आउटसाइडर्स। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज, उसमें उसको अपना ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाना होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये कि वो अपर लिमिट है, उससे ज्यादा पैसा वो रेज नहीं कर सकती, इलीगल हो जाएगा, तो वो लिमिट उसको पहले से देनी पड़ती है ऑथराइज्ड की। ठीक है, तो हमारे केस में द अपर लिमिट इज 20 lakh shares of 10 each, which is 2 crores. Did you understand this part? This is called as registered capital. अब मुझे एक बात बताओ, am I right or am I wrong? मेरा authorized capital is 20 lakh shares of 10 each. Can I go for an IPO of 25 lakh shares in the public? No. No. पक्का? Why? हमने वो apply subscribe हो issue जाएगा। से- Capital हाँ, is 20 lakh. Upper limit is 20 lakh only. I cannot go. Okay? तो अभी आपकी अपर लिमिट इतनी ही जो लिमिट है उसके अंदर ही आपको इश्यू करना पड़े, या उतना मैक्स टू मैक्स 20 लाख शेयर्स आप रेस कर सकते, मतलब 10 और बाकी 10 मतलब 19 लाख शेयर, अभी 9 और बाकी और 10 19, टोटल शेयर्स कैनॉट एक्सीड 20 लाख, टोटल शेयर्स कैनॉट एक्सीड 20 लाख, दैट इज द मीनिंग। इज दिस पार्ट क्लियर? सर तो उसमें चेंज क्यों नहीं कर सकते? तो चेंज हो सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन। कंपनी एक बार स्टार्ट हो गई, फिर उसको लगे कि और पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो वो शेयर होल्डर मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन से 75% मेजोरिटी वोटिंग से ये लिमिट रेस कर सकती है। ओके, तो 20 लाख का 40 लाख शेयर्स कर देगी और फिर जाके नया आईपीओ लाएगी, सेकेंड आईपीओ लाएगी, उसको बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ का नाम सुना है? एफपीओ, एफपीओ इज कॉल्ड एज, एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो ऑन मतलब अभी आईपीओ आ गया, फिर 10 साल बाद और पैसे की जरूरत पड़ी, और शेयर्स रेस किया, और पैसे रेस किए, और शेयर्स इश्यू किए, दैट्स कॉल्ड एज एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ओके, दूसरी बार जब आप रेस करते हो उसको एफपीओ बोलते हैं। तो वो पॉसिबल है, बट आफ्टर द कंपनी स्टार्ट्स द बिजनेस। इज दिस क्लियर? सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझाओ ना। आर्टिकल्स में मैं आता हूं, बाद में आता हूं, वो आगे काम में आने ही वाला है। वैसे थोड़ा थोड़ा अभी स्टेप बाय स्टेप लर्न करो इसके लिए। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, इट्स अ समंदर, इट्स अ बिग बिग थिंग। ओके, तो बहुत थोड़ा चीज आएगा, एक साथ सब खा जाओगे तो थोड़ा फिर कंफ्यूजिंग लगने लगेगा। इसके लिए यहां तक सब समझ रहा है बराबर से? किसी को लग रहा है कंफ्यूजिंग कुछ तो प्लीज आस्क इन बिटवीन। एनीवन हु इज गेटिंग एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट्स, प्लीज आस्क। सर ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब जो अमाउंट पे शेयर्स इश्यू किया वही ना ऑथराइज्ड? नहीं 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 नहीं, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इश्यू कर सकती है, वो उसको ऑथराइज्ड बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के बैलेंस शीट में दिख सकते हैं। क्या प्राइस पे करती है वो फर्क नहीं पड़ेगा, कितने शेयर्स इश्यू कर सकती है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 20 लाख शेयर्स ऑफ 10 वो फेस वैल्यू पे ही दिखेगा हर बार, इश्यू प्राइस प्रीमियम डिस्काउंट पे नहीं, फेस वैल्यू 10 रुपीज पे ही। इनफैक्ट ऑल दीज कैपिटल्स विल बी शोन एट फेस वैल्यू, ऑल दीज कैपिटल्स विल बी शोन एट फेस वैल्यू। ओके, तो जितना फेस वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल अपर लिमिट। अभी हमारे एग्जांपल में हमारा टोटल इश्यूड कैपिटल कितना हुआ? 9 लाख शेयर्स हमने इश्यू किए थे मार्केट में, और 1 लाख ऑलरेडी थे हमारे ओनर के पास, वो पहले से थे, बराबर है। एट प्रेजेंट कितना इश्यू किया है कंपनी ने आईपीओ में? एट प्रेजेंट आईपीओ में कितना शेयर्स हमारे? 9 लाख शेयर्स। 9 लाख इश्यू किया। तो राइट नाउ इश्यूड कैपिटल विल बी कॉल्ड एज 9 लाख शेयर्स of rupees 10 each. 9 lakh shares of rupees 10 each, that will be 90 lakhs. 90 lakhs will be called as issued capital.
प्लस उसका जो 1 लाख है ना डायरेक्टर वाला, वो बैलेंस शीट में दिखने ही वाला है अंडर इश्यू। बट अगर टोटल इश्यू हम लोग देखें पब्लिक को कितना इश्यू किया एट प्रेजेंट, तो इट इज 9 लाख शेयर, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इश्यूड कैपिटल। जनरली क्या डायरेक्टर्स भी ये इश्यू में पार्ट ले लेते हैं, तो 9 लाख के जगह 10 लाख शेयर खुद ने भी पैसा डाला है वो इश्यू ही बता देते हैं, सो टोटल 10 लाख शेयर्स का इश्यू हो जाता है। बोलने का मतलब टोटल जितना भी शेयर्स पे पैसा मिला है कंपनी को अब भी इश्यू किया है एट प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज इश्यूड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज इश्यूड कैपिटल। इट इंक्लूड्स योर इश्यूड शेयर्स टू द पब्लिक प्लस डायरेक्टर का एग्जिस्टिंग शेयर्स। अगर डायरेक्टर ने भी अपने 1 लाख शेयर्स का आईपीओ के जैसे ही वापस पैसा डाला है, so it will be in all called as 10 lakh shares का इश्यू। ओके, तो सर मतलब हमारे एग्जांपल में 1 करोड़ रुपया इश्यूड कैपिटल होगा ना? 1 करोड़ रुपया इज इश्यूड कैपिटल, परफेक्ट। हमारे एग्जांपल में 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दैट इज इक्वल टू 1 CR। 1 CR is called as your issued capital। तब सर 1 कितना CR शेयर is ले called लिया as- सब लोग ने? सॉरी, इतना शेयर इश्यू हो गया है ना? इतना शेयर इश्यू हो गया, इसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। मतलब और कितना शेयर्स इश्यू करना बाकी है बता सकते हो? 1 crore। और कितने का शेयर्स इश्यू करना बाकी है? 1 करोड़ का। तो उसको कहा जाता है अनइश्यूड कैपिटल, उसको कहा जाता है अनइश्यूड कैपिटल। अनइश्यूड कैपिटल, अनइश्यूड कैपिटल विल बी रिमेनिंग 10 lakh shares of 10 each. Remaining 10 lakh shares of 10 each will be called as unissued capital। ये बात समझ में आ रही है? पहला वाला समझ में आया, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या? अपर लिमिट, उससे ज्यादा आप रेज नहीं कर सकते पैसा। इश्यू कितना किया था शेयर्स हमने? 9 लाख पब्लिक, 1 लाख प्रमोटर, टोटल हुए 10 लाख। तो इश्यूड कैपिटल इज 10 लाख, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इट इज 10 लाख, बराबर। 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 करोड़। कितना और इश्यू कर सकता है कंपनी फ्यूचर में? 10 lakh। हाउ कम 10 lakhs? टोटल 2 crores, उसमें से 1 crore टोटल 2 करोड़ है, उसमें से 1 करोड़ रेज हुआ है। अपर लिमिट जितना ऑथराइज्ड है, ऑथराइज में से इश्यूड को माइनस करो तो अनइश्यूड मिल जाएगा। ये अनइश्यूड कभी रेज कर सकता है, फ्यूचर में जब चाहे तब रेज कर सकता है। ये बात समझ में आ गई सबको? तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब अभी अभी हमने देखा पता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एट पार। तो हमने तो इश्यू कर दिया 9 लाख शेयर्स, हमने तो इश्यू कर दिया 9 लाख शेयर्स, और पब्लिक ने सब्सक्राइब किए समझो खाली 8,50,000 शेयर्स। पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 8,50,000 शेयर्स, तो 8,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट विल बी 85 lakhs, और प्लस ये प्रमोटर वाले तो थे ही 1 लाख शेयर्स। सर तो 1 सेकेंड, तो प्लस ये प्रमोटर वाले 1 लाख शेयर्स तो थे ही, 10 रुपए वाले 10 लाख ये हो गए। तो व्हाट विल बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इन आवर सिचुएशन? सब्सक्राइब्ड कैपिटल विल बी 95। तो 95 लाख रुपीज विल बी कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या? कि आपका पब्लिक ने जितना शेयर सब्सक्राइब किया, इंक्लूडिंग द प्रमोटर, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर, एवरीथिंग मिला के रोकड़ा पैसा आया कितना, कितना पैसा आया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। अभी सब्सक्राइब कैपिटल का एक गम्मत है, सुनना ध्यान से। अगर कंपनी ने 9 लाख शेयर्स इश्यू किए और पूरे के पूरे 9 लाख सब्सक्राइब हो गए, तो 9 लाख सब्सक्राइब रहेगा। कंपनी ने 9 लाख शेयर्स इश्यू किया और 8.5 लाख सब्सक्राइब हुए, तो 8.5 लाख आएगा, वो प्लस 1 लाख तो है ही साथ में। और ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब कैपिटल ज्यादा नहीं गिना जाएगा, इट विल बी सेम एज इश्यूड, इट विल बी सेम एज इश्यूड। मतलब ज्यादा भी एप्लीकेशन आ गए, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया, 9 लाख शेयर के जगह 18 लाख शेयर का एप्लीकेशन आ गया, स्टिल अल्टीमेटली और सब्सक्राइब कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज 9 लाख शेयर प्लस 1 लाख, टोटल 10 लाख शेयर। तो ध्यान क्या देना है कि हर एक कैपिटल एक दूसरे से छोटा है या इक्वल टू है। इश्यूड कैपिटल कैन बी लेस देन और इक्वल टू ऑथराइज्ड,
subscribed capital can be less than or equal to issued, called up capital can be less than or equal to subscribed, and paid up capital can be less than or equal to called up. एक दूसरे से सब छोटे 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 होते जाते हैं या इक्वल रहेंगे. इज दिस क्लियर? ज्यादा नहीं हो सकते. कभी इश्यूड कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकता. सब्सक्राइब्ड कभी इश्यूड से ज्यादा, अगर ज्यादा आया तो उसको इश्यूड जैसा गिना जाएगा, सेम एज इश्यूड गिना जाएगा. ओके, बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, बट सब्सक्राइब कैपिटल विल बी सेम एज इश्यूड. देन कॉल्ड अप विल बी सेम एज सब्सक्राइब और लेस देन दैट. पेड अप विल बी सेम एज कॉल्ड अप और लेस देन दैट. सो इसको कहा जाता है सब्सक्राइब. ये पब्लिक ने जितना शेयर सब्सक्राइब किया. तो वंस अगेन इन आवर एग्जांपल आई विल ब्रीफ इट अप. What is our authorized capital? Can you guys tell me what is our authorized capital? 2 crore. 2 crore. 20 lakh shares of 10 is 2 crore. What do you mean by authorized capital? What is the meaning? Highest capital. Upper limit, beyond which you cannot raise the money, right? All of you are getting that? दूसरा था issued capital. क्या अर्थ समझ में आ रहा है आपको? What is issued capital? अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन इश्यू में हो फर्क क्या होता है? Sorry, इश्यूड और सब्सक्रिप्शन में फर्क क्या होता है? बताता हूँ एक सेकेंड. इश्यूड कैपिटल पहले समझ में आया. अभी तक कितना इश्यू किया आपने, ऑफर कितना किया आईपीओ में और डायरेक्टर्स का मिला के. सो इन आवर एग्जांपल व्हाट इज द इश्यूड कैपिटल? 1 CR. 1 CR. 10 lakh shares of 10 each, that is 1 CR. What is the subscribed, what is the unissued capital? What is the unissued capital? 1 CR. 1 CR जो ऑथराइज की लिमिट में से इश्यूड माइनस किया, दैट इज अनइश्यूड कैपिटल. यहां तक समझ में आ रहा है? अभी मेरे केस में अंडर सब्सक्रिप्शन में पकड़ के चल रहा हूं. समझो, अंडर सब्सक्रिप्शन में कितना शेयर्स आया था पब्लिक से? हाउ मेनी शेयर्स द पीपल सब्सक्राइब्ड फॉर? 8.5. 8.5 लाख. मैंने तो इश्यू किया था 9 लाख शेयर. मुझे लगा 9 के 9 लाख खरीद लोगे, लेकिन पब्लिक ने कम इंटरेस्ट बताया. पब्लिक को लगा मेरा कंपनी अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कितना शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाला? सिर्फ 8,50,000. तो मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना गिना जाएगा? 8,50,000 प्लस वो 1 लाख वाला प्रमोटर का, टोटल 9,50,000 शेयर्स इंटू 10, 95 लाख. सो 95 लाख इज माय सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो इन आवर एग्जांपल 22 crore इज ऑथराइज्ड, 1 crore इज इश्यूड, 95 लाख इज सब्सक्राइब्ड. यहां तक समझ में आ रहा है आपको? सर एक डाउट था. सर इसमें जो बाकी का जो 50,000 शेयर है वो हमारे पास ही रहेगा ना फिर? वो मतलब पड़ा जब रहेगा, वो कभी फ्यूचर में इश्यू करो वापस. और सर अभी समझो पार्टनर को अगर इंटरेस्ट नहीं रहा बिजनेस में, उसको निकलना है, तो वो अपना वो 1 लाख का शेयर वो लेके जाएगा ना? मतलब बेच ना के 1 लाख जाएगा. बेच के जाएगा ना, मतलब पब्लिक को. जिधर बेचना है, प्रमोटर सेल ना, प्रमोटर सेल. यस बैंक ने यही किया था. यस बैंक का अभी जो स्कैम हुआ था, आपको मैं मस्त एक ग्राफ दिखाऊंगा आज. 2016-17 से पता चला था भोपाड़ा निकलने का. जैसे भोपाड़ा निकलने का चालू हुआ, एनपीएस चालू. एनपीए का मतलब बैड डेट. बैंक के बैड डेट को एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो बैंक ने जिन जिन लोगों को लोन दिया हुआ है, और उस पार्टी को लोन दिया था, अनिल अंबानी ग्रुप, किंगफिशर, जी, ILFS, DHFL, इन सबको दिया था उसने लोन, और वो सब डिफॉल्ट होने का चालू हो रहा था. उसका प्रमोटर जो था, उसका नाम मैं भूल गया, ये अपना राणा कपूर जो इसका प्रमोटर था, वो भाई अपना होल्डिंग बेच के निकलने का चालू हो गया. और पब्लिक में न्यूज फैला है, यस बैंक ये, यस बैंक वो, यस बैंक सॉलिड. बीसी पे रोज एक जन आके यस बैंक खरीदो, यस बैंक. बेचारा रिटेल इन्वेस्टर खरीदने लगा. 1-1.5 साल 6 महीने के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग घटने लगा, वो बेच के निकलने लगा, और रिटेल इन्वेस्टर हमारे मासूम लोग सब खरीदने लगे. वो लोग को लगा आगे जाके फायदा होगा, शेयर और सस्ते में मिल रहा है. तो इसको पंप एंड डंप स्कीम भी बोलते हैं. अब पब्लिक के ऊपर पंप करके डंप करके निकल जाते हो. तो प्रमोटर तो फ्री हो गया, हाई प्राइस पे शेयर निकल के गले में आ गया पब्लिक के. अभी शेयर प्राइस चल रहा है कुछ 25 रुपया, 30 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, उतने में घूम रहे हो. तो ऐसा हो गया. तब चल रहा था 350 रुपीज शेयर प्राइस ऑफ यस बैंक. सो दिस हैपेंस इन मेनी कंपनीज. प्रमोटर को जब तक कंपनी अच्छा कर रही है ना, तब तक प्रमोटर निकलेगा नहीं. तुमको लगता है तुम अच्छे कंपनी का प्रमोटर हो, तुम्हारे पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है,
और कंपनी अच्छा कर रही है, विल यू सेल आउट योर शेयर्स? ऑब्वियसली नो. You will increase your wealth, right? You will increase your net worth. That's your net worth. Share capital is the net worth. Remember, assets minus liability. Share capital is the net worth. जो ओनर को जाता है पैसा. Balance sheet, 11th standard. Same thing. So that is the net worth. So whenever the promoter holding starts decreasing in any company, it's the sign of danger. ये promoter holding में मैं आपको बताऊंगा अभी मनी कंट्रोल ऐप में. अभी अगर ओपन होता है तो सामने ही दिख जाएगा आपको. Is it visible on the screen? Yes, sir. I'll just share you the promoter holding of any random company. Let us say HDFC Bank. HDFC Bank को एक second. I'll take say Reliance तो ठीक है. Kaplan Points देखते हैं. चलो Kaplan Labs का देखो, यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऊपर दिखता है. ये दिख रहा है, ये बार चार्ट हिस्टोग्राम. ये आपको प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक शेयर होल्डिंग और ये सब दिखाता है. ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा कहीं पे, तो देखो प्रमोटर होल्डिंग 69.03%. कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? इस कंपनी प्रमोटर होल्डिंग इज 69% और ये कांस्टेंट है. कैन यू सी 69.03? इट्स कांस्टेंट. इट इंडिकेट्स अच्छा है, मतलब प्रमोटर ना बेच रहा है ना और खरीद रहा है. स्टेबल है होल्डिंग. स्टेबल है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. बट जहां पे प्रमोटर होल्डिंग ये घट रही है तो आपको बाहर में दिखेगा. ये क्वार्टरली है, आपको दिख रहा होगा. ये सितंबर क्वार्टर, दिसंबर, मार्च एंड जून क्वार्टर. रीसेंट क्वार्टर वाज जून. अभी अपडेट होके नेक्स्ट सितंबर क्वार्टर आएगा. तो ये हर 4 क्वार्टर का अपडेटेड होल्डिंग्स दिखता है आपको. तो प्रमोटर जैसे अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहा है तो वो आपका साइन ऑफ डेंजर है कि भैया शिप, कैप्टन ऑफ द शिप इज अबैंडनिंग द बोट. मतलब हम जैसे क्रू मेंबर्स को तो टेंशन लेने वाली बात. Is it clear? So when the promoter starts increasing the holding, it's a sign of good company, good health. प्रमोटर भी शाना रहता है, उसको फ्यूचर पता चल जाता है क्योंकि वो इन्वॉल्व है बिजनेस में. तो उसको पता चल जाता है कि फ्यूचर में अगर अच्छा करने वाली है कंपनी तो अपना धीरे 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 होल्डिंग बढ़ाता रहेगा मार्केट में खरीद के, क्योंकि बाद में प्राइस शूट अप होने वाला है इन फ्यूचर. तो सर मतलब अगर प्रमोटर बढ़ा रहा है तो हम लोग को खरीदना चाहिए और बेच रहा है तो चाहिए नॉर्मली ऐसा, बट खाली वो देख के नहीं. ओके और भी रीजंस होते हैं प्रमोटर के खरीदने के. ये एक हेल्दी साइन होता है. अगर प्रमोटर खरीद रहा है तो इट्स अ गुड साइन, क्योंकि ओनर हैज गॉट ट्रस्ट इन द कंपनी. ओनर हैज गॉट ट्रस्ट इन द कंपनी. इसके बाद 3 कैपिटल हो गए आपके. सब्सक्राइब कैपिटल तक समझ में आ गया आपको यहाँ तक. फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल. ओके, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है? अब देखो, ये कंसेप्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल थोड़ा आउटडेटेड है. ठीक है, अभी प्रेजेंट डे में बहुत कम यूज होता है. व्हाट इज दिस कॉल्ड अप कैपिटल का कंसेप्ट? ये जो 10 रुपीज है, आप जो 10 रुपीज मंगवा रहे हो अपने शेयर होल्डर से, ये पैसा कंपनी पहले एक साथ नहीं मंगवाता था, पार्ट्स में मंगवाता था. पार्ट्स में मंगवाता था. इसका मतलब क्या कि कंपनी बोलता था अपने शेयर होल्डर को कि ये 10 रुपीज आईपीओ में आप मुझे एक साथ मत देना, आप मुझे पहले 2 रुपया देना, आज 2 रुपया ही चाहिए, 3-4 महीने बाद और 3 रुपया देना, जब एक्सपेंशन की और जरूरत पड़ेगी उसके 3-4 महीने बाद और 3 रुपया देना, उसके 3-4 महीने बाद और 2 रुपया देना. ये सब आईपीओ के डिटेल्स में होता है. तो इन्वेस्टर को क्या कहा जाता है कि आपको पूरा पैसा साथ में भरने की जरूरत नहीं है. यू पे मी 2 रुपीज ऑन, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी. दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी. ये नाम कांस्टेंट है. आपका जो पहला पैसा आता है इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन मनी. सेकंड पार्ट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी. थर्ड पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉल. फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड सेकंड कॉल. फिफ्थ पार्ट थर्ड कॉल. फोर्थ कॉल मर्जी जितना कॉल. ओके, तो कंपनी को जितना पार्ट्स में चाहिए उतने पार्ट्स में पैसा मंगवा सकती है. अगर कंपनी को पूरा का पूरा 10 रुपीज साथ में चाहिए तो इट विल बी एंटायरली कॉल्ड एप्लीकेशन. पूरा 10 रुपया एप्लीकेशन मंगवा सकती है. कंपनी को ऐसा चाहिए कि नहीं 5-5 रुपया करके मंगवाना है, अभी सिर्फ 5 रुपए की जरूरत है, 5 रुपया मंगवाते हैं, उससे काम करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, फिर और आगे नेक्स्ट स्टेट्स में जाना होगा तब एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब और मंगवाएंगे पैसे, तब अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे. तो 2 ही हिस्सों में मंगवा रही हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट.
यही 10 रुपीज 3 पार्ट में भी मंगवा सकती है। 532 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। ओके, तो कंपनी के ऊपर है ये ब्रेकअप कैसे करना है उसको। पूरा पैसा एप्लीकेशन 10 रुपया साथ में भी मंगवा सकती है, 2 पार्ट्स में मंगवा सकती है, इट विल बी कॉल्ड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 3 पार्ट्स में मंगवा सकती है, इट विल बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। 4 पार्ट्स में मंगवा सकती है, इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। 5 पार्ट्स में भी मंगवा सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, and so on and so forth. So you got the breakup. What are they called as? They are called as call monies. इनको कहा जाता है call monies. ये कॉल मनी की प्रथा पहले होती थी, अभी नहीं होती। अभी पूरा पैसा साथ में ही आता है एप्लीकेशन, पहले होता था। तो जिससे अपने को समझ में आता है कि ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या है। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब अभी तक कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब अभी तक कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया है फ्रॉम द शेयर होल्डर। ओके, तो अगर हमारा ये ब्रेकअप हम लोग लेते हैं, समझो हम लोग 10 रुपया साथ में नहीं मंगवा रहे, हम लोग ये ब्रेकअप लेते हैं, 4 पार्ट का ब्रेकअप। तो आज एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवा रहा हूं मैं अपने शेयर होल्डर्स से? हाउ मच मनी आई एम आस्किंग फॉर फ्रॉम माई शेयर होल्डर्स ऑन एप्लीकेशन? 2 रुपीज। 10 रुपया नहीं भरना है, 2 रुपया भरो, शेयर के ओनर बन जाओ। 3 रुपया और 8 रुपया बाकी का बाद में भरना है, 3-4 महीने 8 महीने बाद जब कंपनी मंगवाएगी आपसे, अभी भरने की जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे ही आप पैसा भरोगे, इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन आपका कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा? 8.5 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए थे इंटू 2, दैट विल बी 17 लाख रुपीज। 17 लाख विल बी योर कॉल्ड अप कैपिटल आफ्टर एप्लीकेशन। फिर 3-4 महीने बाद अलॉटमेंट होने के बाद, अलॉटमेंट का पैसा आने के बाद, यही पैसा 3 रुपया और आ गया आपको, 3 रुपीज मोर यू गॉट, तो योर कॉल्ड अप कैपिटल विल बी 8.5 लाख इंटू 5 नाउ, 2 + 3, 5 रुपया मिल गया ना आपको। तो 8.5 लाख इंटू 5 विल गिव यू 42,50,000, दैट विल बी कॉल्ड अप कैपिटल। तो आप देखो कैपिटल फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है। कैन यू सी दैट? फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपया मांगा आपने इन्वेस्टर से, वही 8.5 लाख शेयर्स पे, क्योंकि 8.5 लाख ही सब्सक्राइब हुए थे, 50,000 तो ऐसे ही स्पेयर में रह गए आपके। तो 8.5 लाख इंटू कितना हो गया ये? 2 + 3, 5 + 3, 8 हो गया। तो 8.5 लाख इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 68 लाख, 68 lakh rupees, that will be your called up capital. And finally, after final call, it will be 8.5 lakh into 10, that will be 85 lakh, plus वो promoter का पड़ा हुआ ही है 10 लाख, तो basically 95 lakh will be your called up capital. 95 लाख ही मिलेगा आपको, but end में पूरा पैसा आने के बाद। जब तक पूरा पैसा नहीं आ जाता है, वो कॉल्ड अप कैपिटल उतना ही दिखेगा जितना पैसा आपने मंगवाया है। ये बात समझ में आ रही है आपको? सर फिर डिविडेंड किस पे, मतलब 2 रुपए पे मिलेगा या पूरा 10? डिविडेंड पे मैं आता हूँ, डिविडेंड और आगे आता है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको कॉल्ड अप कैपिटल क्या था? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब समझ में आया पहले? कॉल्ड अप कॉल्स का मतलब क्या है? 10 रुपए का पैसा कंपनी 10 रुपया साथ में नहीं मंगवा रहा है, पार्ट्स में मंगवा रहा है। What is the first part called as? What is the first part called as? Application. What is the second part called as? Allotment. What is the third part? First call. Then second call. Then third, fourth call, fifth call, जो भी है final call हो जाएगा आपका। फिर calls. Okay? Now. ऐसा क्यों करता था कंपनी? क्योंकि उसको पूरा पैसा साथ में नहीं चाहिए था। उसको पूरा पैसा साथ में नहीं चाहिए था, थोड़ा पैसा चाहिए था। पहले उसको चाहिए था 17 लाख, एक्सपेंशन किया, फिर और मंगवाया, फिर हो गया 42.5 लाख, फिर और लास्ट में मिला के पूरा हो जाएगा 10 प्रमोट 95 लाख। So called up capital not be more than your capital. Did you understand? Called up capital will be either equal to or less than your subscribed capital. Less than कब होगा? जब तक पूरा called up नहीं हुआ है, पूरा पैसा मंगवाया नहीं है अभी तक आप, तब तक वो कम रहेगा।
एक बार पूरा पैसा मंगवा लिया, फिर कॉल्ड अप विल बी इक्वल टू सब्सक्राइब्ड। इज दिस क्लियर? सर तो अभी क्यों बंद कर दिया ये? अभी बंद इसलिए कर लिया, अभी 2-3 रुपया कौन मंगवाएगा? 10 रुपए का वैल्यू क्या है? 10 रुपए का शेयर ही 200 रुपए में जा रहा है, 200 रुपया साथ में मंगवा रहे हो तुमसे, कौन सी कंपनी 2 रुपया मंगवाएगी अभी? नहीं सर, मगर अगर 200 का मंगवा रहा है तो उसमें से पहले 50, बाद में 100, बाद में 50 ऐसे मंगवा सकते हैं ना? बहुत रेयरली होता है, लेकिन बहुत रेयरली, बहुत रेयरली। ओके, तो उसमें भी फेस वैल्यू पूरी आ जाती है, 10 रुपए तो पूरे आ जाते हैं, ऊपर का प्रीमियम पार्ट्स में आता है। जब कॉल करके मंगवाते भी हो ना, तो फेस वैल्यू तो पूरी आ जाती है, 10 रुपीज पूरा कैपिटल पहले ही आ जाता है ऑन एप्लीकेशन, फिर ऊपर का प्रीमियम आपको पार्ट्स में बोलते हैं पे करने का, वो भी बहुत रेयर, वो भी राइट्स इश्यू वगैरह में होता है, फ्रेश इश्यू में नहीं होता। ओके, नाउ द लास्ट कैपिटल इज पेड अप कैपिटल, द लास्ट कैपिटल इज पेड अप कैपिटल। अब ये पेड अप कैपिटल का मतलब समझना, लास्ट कैपिटल है, इधर हम लोग वाइंड अप करेंगे। पेड अप कैपिटल का मतलब एज द नेम सजेस्ट, पेड अप, कंपनी ने तो मंगवाया, ठीक है, कंपनी ने मंगवाया 8.5 लाख पे 2 रुपया, सबने भर दिया 8.5 लाख पे 2 रुपया, 17 लाख आ गए। फिर 5 रुपया 3 रुपया और मंगवाया, सबने भरा, तो 42.5 लाख हो गया। फिर और 3 मंगवाया, 68 लाख हो गया, 8.5 लाख इंटू 8 हो गया। और फिर लास्ट में जब 2 रुपया भरने का था, सेकेंड कॉल जब भरने की बारी आई, तब 1000 शेयर होल्डर, मतलब 1000 शेयर जिन लोगों के पास थे, उन लोगों ने डिफॉल्ट कर लिया, उन्होंने वो 2 रुपया भरा ही नहीं, उन्होंने वो 2 रुपया भरा ही नहीं, फाइनल कॉल का 2 रुपया डिफॉल्ट कर लिया, तो उसको कहा जाता है कॉल्स इन अरियर। मतलब वो पैसा हम लोग लेटर वेटर भेज के मंगवाने की ट्राई करेंगे, मिलना बाकी है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ओके, तो आपका पेड अप कैपिटल क्या होगा? पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स is equal to paid up capital. In our example, what was the called up capital? You got that? 95 lakh was my called up capital was 95 lakh. All of you understood this called up? पहले पूरा पैसा मंगवा लिया, थोड़ा 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 करके, पहले अलग अलग था, एंड में सेम हो गया, तो 95 लाख इज कॉल्ड अप। इसमें से क्या बोला मैंने? जब लास्ट का 2 रुपया भरने का बारी आया, तो 1000 शेयर्स ने डिफॉल्ट कर लिया, तो 1000 शेयर पे 2 रुपया, मतलब 2000 रुपए कम मिले आपको, 2000 रुपीज आपको कम मिले, लास्ट में कम मिले आपको, तो 2000 रुपए आप माइनस कर दो यहां से, तो आपको नेट कितना पैसा मिला? 94,98,000। 94,98,000 will be called as paid up capital. 94,98,000 will be called as paid up capital. डिविडेंड किस पे दिया जाता है? कृष्ण अभी अभी पूछा, डिविडेंड कौन से कैपिटल पे दिया जाएगा? ऑथराइज पे दिया जाएगा। कंपनी, सोचना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, अ प्रमोटर। आप ऑथराइज कैपिटल पे डिविडेंड दोगे, इश्यूड कैपिटल पे डिविडेंड दोगे, सब्सक्राइब्ड पे डिविडेंड दोगे, कॉल्ड अप पे डिविडेंड दोगे, या पेड अप पे डिविडेंड? पेड अप। फाइनल जो पेड अप आया, थिंक अबाउट इट, लॉजिकल है, बहुत सिंपल। सर पेड अप जो फाइनल आया उस पे आएगा ना? तुम किसी को ब्याज किस पे देते हो? जितना लोन लिया उस पे ब्याज देते हो, राइट? तो कंपनी डिविडेंड किस पे देगा? जो शेयर होल्डर ने पैसा भरा है, जितना भरा है उसी पे देगा। तो सभी शेयर होल्डर को, बाकी लोगों ने तो पूरा भरा है, लेकिन ये भाई दो डिफॉल्टर है, इन्होंने 2000 नहीं भरा, इनको जो 8000 रुपए भरे हैं उसी पे डिविडेंड जाएगा। 1000 इंटू 8 रुपीज भरा है इन्होंने। तो बेसिकली डिविडेंड विल बी पेड ओनली ऑन पेड अप कैपिटल। So dividend is always calculated on paid up capital. Dividend is always calculated on which capital? पेड अप capital. Is that clear? सर लेकिन अभी कॉल्ड अप बंद हो गया, तो अभी पेड अप भी मतलब है ही नहीं ना, एग्जिस्टिंग है। सब फुल्ली कॉल्ड अप, जितना इश्यूड होता है ना, वही सब्सक्राइब्ड, वही कॉल्ड अप, वही पेड अप, सब सेम हो जाता है।
nowadays issued, subscribe, called up, paid up are all same. Yeah. सर डिफॉल्ट बीच में से भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, अलॉटमेंट से भी कर सकता है, फर्स्ट कॉल से भी कर सकता है, सेकंड कॉल से भी कर सकता है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, आगे प्रॉब्लम में और डिटेल में करने ही वाले हम लोग, खाली समझाना था। मीनिंग क्या है वो समझ में आया आपको? कॉल्ड अप और पेड अप का फर्क समझ में आया? कॉल्ड अप मतलब इतना पैसा मांगा, इतना पैसा मांगा है अभी तक, और पेड अप मतलब इतना भरा। मांगा तो ठीक है, उसमें से कुछ डिफॉल्टर हो गए ना, तो वो कॉल इन अरियर होता है, उसको माइनस करो तो मिलेगा आपको पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कैसे ढूंढते हो समझ में आया? इट इज सिंपल, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल, एंड डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन पेड अप कैपिटल। सो 5 कैपिटल्स वंस अगेन। व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल? फटाफट, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल? Upper limit beyond which you cannot raise the money. What are the other names for authorized capital? Nominal capital or registered capital. Okay, memorandum of association में registered है वो। Then दूसरा कौन सा था? Issued capital. Issued capital. जितना कंपनी इश्यू करता है उतना। Actual shares issued by the company. तीसरा कौन सा था? Unissued मतलब बैलेंस जो बचा हुआ। ओके, सब्सक्राइब। अपने एग्जांपल में ऑथराइज का वैल्यू कितना था? 2 करोड़, 20 लाख इंटू 10। इश्यूड का वैल्यू कितना था? 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख इंटू 10। सब्सक्राइब का मतलब व्हाट इज मीन बाय सब्सक्राइब कैपिटल? इतना सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने, इतना सब्सक्राइब, पब्लिक प्रमोटर सब मिला के इतना सब्सक्राइब हुआ है। तो व्हाट वाज दैट सब्सक्राइब कैपिटल इन आवर एग्जांपल? 8.5 लाख प्लस 1 लाख ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर सब मिला के 8.5 लाख इंटू 10, 95 लाख, बराबर है। चौथा था कॉल्ड अप। व्हाट आर कॉल्ड अप? कॉल्ड अप कब आता है? जब आप पार्ट्स में पैसा मंगवाते हो। व्हाट आर दोस पार्ट्स कॉल्ड एज? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड सेकंड कॉल, so on and so forth, बराबर है। इज देयर अ कंपल्सन की 4 ही पार्ट्स में मंगवाना? नो। कॉल पूरा पैसा ऑन एप्लीकेशन, या ओनली एप्लीकेशन अलॉटमेंट, या 3 या 4 या 5 या 6 पार्ट्स। ओके, जनरली इट इज 3 to 4 पार्ट्स, जनरली इट इज 3 to 4 पार्ट्स इन योर सम्स, प्रैक्टिकली तो एक ही पार्ट में। अभी इसको कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप कैपिटल विल इट बी सेम थ्रू आउट और विल इट कीप ऑन चेंजिंग? It will keep on changing. Okay, जितना कॉल्ड अप है उससे मल्टीप्लाई करके आपको कॉल्ड अप कैपिटल मिलते जाएगा। ये बात समझ में आई? तो इन आवर एग्जांपल इट केप्ट ऑन चेंजिंग ओवर हियर, कैन यू सी दैट? इट केप्ट ऑन चेंजिंग ओवर हियर एंड अल्टीमेटली व्हेन पूरा कॉल्ड अप है, तो व्हाट वाज द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल? What was the ultimate value of called up capital at the end? सब्सक्राइब कैपिटल जितना 95 लाख, पूरा का पूरा पैसा कॉल्ड अप मंगवा लिया। एंड अल्टीमेटली व्हाट इज पेड अप कैपिटल? इज कॉल्ड अप एंड पेड अप सेम? नो। कॉल्ड अप का मतलब इतना मांगा है हमने, पेड अप का मतलब मिला है, इतना मिला है, इतना भरा है, इतना पैसा भरा है वो लोग ने। तो क्यों अलग हो सकते हैं कॉल्ड अप और पेड अप? क्यों अलग हो सकते हैं? डिफॉल्टर हो सकते हैं, किसी ने कुछ पैसा नहीं भरा है, उसको डिफॉल्टर, उस पैसे को क्या बोलते हैं? कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर मतलब मिलना बाकी है। तो हाउ विल यू अराइव एट पेड अप कैपिटल? उसके लिए कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पेड अप कैपिटल इज सिंपली कैलकुलेटेड एज व्हाट? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। अंडरस्टूड? Called up capital minus calls in arrears is called paid up capital. And all these capitals are shown at which value? Face value. Face value. All these capitals are always shown at face value. And dividend is always calculated on paid up value. Paid up capital. Paid up capital and face value. Is that clear? So need to keep it in mind all these things. Revise this much. अगर नहीं समझ में आया, you can refer to the video again. बोलो. सर अगर क्या बोल रहा था फिर क्या? याद कर लो। सर या सर वो जो 1991 में वो हर्षल मेहता का स्कैम हुआ था, वो मतलब वो किस वजह से हुआ था? उसने तो बहुत अलग ही चीज की थी। उसने क्या किया था, बैंक का SBI बैंक में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था उसका। बाकी बैंक्स में भी उसने, पंजाब नेशनल एंड ऑल स्टेट ओन्ड बैंक्स थे जितने, एक दो बेचारे बैंक्स भी उठ गए उसमें। तो उस बैंक से
वो क्या करता था, मैनेजर को फोड़ता था, अनसिक्योर्ड लोन्स लेता था और उस पैसों से शेयर्स खरीदता था और शेयर प्राइस पंप करता था, प्राइस को उछालता था। शेयर प्राइस है ना, इट शुड फॉलो द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। ये भाई अर्निंग ऑफ द कंपनी कुछ था नहीं और सट्टा कर करके प्राइस मार्केट में इतना इन्फ्लेट कर देता था कि पब्लिक को लगता क्या कि तेजी 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 तेजी, हर्षद मेहता जो बोल रहा है वो स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करो, हर्षद मेहता जो बोल रहा है वो स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करो। तो वो बैंक का आया हुआ पैसा फेक, मतलब कोई कंपनी का बैकग्राउंड कुछ है नहीं, और ऐसे ही शेयर का प्राइस पुश करने के लिए खरीद खरीद के इन्फ्लेट करके बढ़ा दिया था शेयर का प्राइस। बट सर वो तो मार्केट में दूसरे भी उसको ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेटर। तो हाँ। 10-20 कंपनी को खुद ही पैसा खरीद खरीद के शेयर का प्राइस जंप करके पुश करके चला रहा था, और फिर हाई प्राइस पे उसका प्लान था कि बेच बाच के निकल जाने का, फॉरेन इन्वेस्टर को लाने का प्लान था उसका तभी 91-92 में, कि फॉरेन वाले को बुलाओ, वो लोग खरीद लेंगे और हम लोग एग्जिट कर लेंगे, ये उसका बड़ा सा प्लान था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में ही सब स्कैम वैम निकला, पता चला कि बैंक को डिफॉल्ट किया है, विदाउट सिक्योरिटी लोन्स लिया है, कंपनी तो डब्बा है, इन्फ्लेटेड प्राइस है, और बाद में सब लोग ने बेचने का चालू किया। शेयर प्राइस जो घटा तभी बाजार ही पूरा 30% डाउन हो गया था, तभी पूरा मार्केट। बट सर जेल में सर बट तभी तो बहुत सारे ब्रोकर्स रहे होंगे, तो उनको नहीं पता रहेगा कि यार ये ऐसा कर रहे हैं, तो अभी मतलब तभी भी टाइम अभी क्या है 93, 94, 92 में ना शेयर्स का नॉलेज, मार्केट्स का नॉलेज बहुत कम था। पब्लिक इनफैक्ट अभी साला इतना नॉलेज होने के बाद भी अच्छे से अच्छे लोग जो कमाने वाले लोग हैं वो टिप्स पे इन्वेस्ट कर देंगे। अब जाके बोलोगे अरे ये भाव बढ़ने वाला है, ये खरीद अच्छा है, फलाना डिमका बोला है खरीद अच्छा है, वो तभी भी अभी भी खरीदता। तो तभी तो नॉलेज भी इतना स्प्रेड नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, और बहुत झोल चलता था, बहुत झोल चलता था। उसके बाद दूसरा स्कैम हुआ, उसका ही जो असिस्टेंट था ना, दीपक केतन पारेख वाज असिस्टेंट ऑफ हर्षद मेहता, वो भाई ने दूसरा 99 में सेम स्कैम किया, वो भी अंदर गया। सर तभी हैंड रिटन था ना शेयर? हाँ सर, शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। वो सब फेक प्रिंट किया था उसने, हर्षद मेहता ने। फेक प्रिंट नहीं किया था उसने, फेक ये बनाया था, लेटर ऑफ क्रेडिट्स बनाया था, बैंक टू बैंक लोन्स लेने के लिए, वो फेक डॉक्यूमेंट बना के वो लोन लेता था। तो सर मतलब वो कंपनी एग्जिस्ट करता ही नहीं था जिसके वो शेयर्स बनाता था? नहीं, कंपनी एग्जिस्ट करता था, कंपनी एग्जिस्ट करता था। अभी से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है से रिलायंस, रिलायंस तो बहुत बड़ा, उसमें पॉसिबल नहीं है, छोटा छोटा कंपनीज है जिसमें इक्विटी बहुत कम है, शेयर्स बहुत कम है, मार्केट में शेयर्स बहुत कम होते हैं ना, तो उनका प्राइस थोड़ा ही शेयर्स आप खरीदोगे तो बढ़ जाएगा फटाक से। तो ऐसा कोई छोटा कंपनी है, ऐसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा है वो कैप्लिन पॉइंट, कैप्लिन पॉइंट जैसा कंपनी है, मैंने बैंक से लोन्स वगैरह उठाया और मार्केट में कैप्लिन पॉइंट का शेयर खरीदने लगा। अभी शेयर का प्राइस हमने देखा था कुछ 600 रुपया, कुछ था, कितना था, 555 प्राइस सीधा हो जाएगा 6000 रुपया। पब्लिक को क्या लगा, अरे भाई क्या सॉलिड बिजनेस है, चलो इन्वेस्ट करो, तो दूसरे भी लोग आएंगे। वैसे उसका प्लान था, सब आएंगे, फिर फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, उनको बेच बाच के निकल जाओ। अच्छा, मतलब वो खुद वो फॉरेन इन्वेस्टर्स आके अपना शेयर बेच के वो निकल जाएगा, बाकी का सब फंसे रहेंगे। ऐसा ही उसका बड़े लेवल पे प्लान था एक्चुअली, तेजी बट बेसलेस था वो, इट वाज अ फ्रॉड। ओके सर, बाय सर। सर चलो हाँ, अगर कुछ डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू लीव, वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ होमवर्क नहीं है, रिवाइज फॉर द टेस्ट, सैटरडे टेस्ट है एनपीओ का। ऑल द बेस्ट। सर मैं पूछ रहा था कि जो वो होता है पार्ट में वो लोग मांगते हैं, तो अगर कोई डिफॉल्टर हो गया तो आपने बोला कि वो सबको लेटर्स भेजते और वो सब करते हैं, हाँ, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया तो बाद में उन्होंने जो 8 रुपया भरा था वो फिर से उनको रिटर्न कर देता है कि वो भी खा जाता है? अपने पास ही हड़प लेते हैं, वो सब हम लोग लर्न करेंगे आगे, समझ में आएगा, उसको 4 फीचर बोलते हैं। सर टेस्ट कितने बजे होगा? इवनिंग सेम टाइम 6:30 to 7:30 सर 45 सेम टाइम सर 6:30 या सर IPO के लिए और does the company need to have like some particular criteria like the size of the company or turnover something like that? हाँ ऑब्वियसली ना, एक टर्नओवर एक लिमिट चाहिए उसका, 1 करोड़ 5 करोड़ मैंने बोला ना जो तुमको, वो है। और दूसरा उसका इतना साल का बिजनेस रिक्वायरमेंट है, इतने साल का, 3 साल का, 5 साल का कुछ रिक्वायरमेंट है। एज अ प्राइवेट लिमिटेड उसका इतना लेवल का टर्नओवर होना चाहिए, इतना प्रॉफिट्स का ग्रोथ होना चाहिए, ये सब ग्रोथ टर्नओवर सब रहेगा, देन इट कैन गो फॉर एन IPO।
और सर इंटरनेशनल कंपनीज भी अप्लाई कर सकती है ना आईपीओ के लिए? फॉरेन कंपनीज जो होता है ना, हाँ। मतलब फॉरेन कंपनीज ना वो कर सकती हैं, यहाँ से भी रेस करती हैं, बट वो कैसा फॉरेन कंपनी गिना जाएगा। हाँ। फॉरेन कंपनी मतलब उसकी ओनरशिप यूएस में है, ऐसा। बट अभी ओके। इंडिया में वो अलाउड नहीं किया कि फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट से रेस करे। इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट से रेस करती हैं एडीआर जीडीआर लिस्ट करके। अभी आईसीआईसीआई बैंक है, या फिर तुम्हारा हाँ। टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये यहाँ पर भी लिस्टेड है, अमेरिका में भी लिस्टेड है, यूरोप में भी लिस्टेड है, तो वहां की मार्केट से भी रेस कर सकते हैं पैसा। बट फॉरेन कंपनीज को इंडिया ने अभी तक वो एफडीआई में अलाउ नहीं किया है कि वो लोग आके, जैसे वॉलमार्ट है इधर आईपीओ ला सके, या फिर बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ पे आईपीओ ला सके, वो अलाउ नहीं किया है अभी तक। तो लोग आ सकते हैं वाया कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन कंपनी, जॉइंट वेंचर के थ्रू। आपने देखा होगा इंश्योरेंस में बजाज एलियांज, बजाज हाँ। एलियांज फॉरेन कंपनी, वो आईपीओ नहीं लाता, वो स्टेक खरीद लेता है इंडियन कंपनी में। तो 50%, 25%, किसी किसी में 75% तक है। इंडियन कंपनीज में स्टेक खरीद के पार्टनरशिप के जैसा काम कर सकते हैं। सर तो ये इंटरनेशनल बैंक आते वो कैसे आते? वाया जॉइंट वेंचर ना, वो तो बैंक्स स्विस को तो है बैंक ना और वो थोड़ा सब। परमिशन भी है, जॉइंट वेंचर के थ्रू भी आते हैं, और बैंक को तो परमिशन भी है 25%, 30% से ज्यादा भी। आई थिंक बैंक को तो परमिशन भी यहाँ पे ब्रांचेस ओपन करके पैसा रेज नहीं कर सकते, आईपीओ रेज नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं। दे कैन रेज द स्टैंडर्ड चार्टर्ड आएगा, बिजनेस कर सकते हैं। और अंडर राइटिंग का आप जो बोल रहे थे बैंक का, तो बैंक अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे लेता है ना, कि खुद बैंक लेता है शेयर्स? बैंक अपने कस्टमर्स जो होते हैं बैंक, हमको उसी में ऐसा है, मतलब कि बैंक जो कस्टमर्स होते हैं ना, जो मतलब ज्यादा एस्टैब्लिश्ड कंपनी नहीं होता है, तो बैंक जो उसका शेयर्स लेता है तो वो उसके कस्टमर्स के बिहाफ पे लेता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, मतलब बैंक का कस्टमर मतलब वो कंपनी, ओके। वो कस्टमर हुआ ना बैंक का, उसका कंपनी उसका कस्टमर हुआ, तो उसके बिहाफ पे मतलब वो कंपनी का जो शेयर्स नहीं हो रहा है सब्सक्राइब, वो बैंक्स खरीद रहे हैं अंडर राइटिंग। सर आपने सैटरडे का क्या टाइम बोला? 6:30 इन द इवनिंग। सर हम लोग का क्लास रहेगा। कौन सा? इंग्लिश का, मतलब वो डेमो हाँ, लेक्चर सर। सर। किधर है? पीडीएलसी? नहीं नहीं तो दीपक सर। खांड वाला सर? नहीं, शिंदे। ये कौन है दीपक सर?